एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर के। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज खुद अपनी याचिकाओं की पैरवी की और उसमें उन्होंने अपनी दलील रखी। ऐसे में आज का जो ममता बनर्जी का खुद जो दलील रखने का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट में, ये कितना ऐतिहासिक रहा और इसी के साथ साथ में आज की दलीलें हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट रही, क्योंकि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की दलीलों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस भेजा और 2 दिनों में जवाब मांगा है। इन्हीं दावों से बात की हमारे साथ खास सामान है इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल। जस्टिस मित्तल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। जस्टिस मित्तल, आपसे मेरा पहला सवाल है कि आज सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी ने अपनी याचिकाओं पर कहीं न कहीं खुद दलीलें दी और जो आर्ग्यूमेंट्स हुए उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये शायद स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली घटना होगी जब कोई मुख्यमंत्री खुद अपना केस सर्वोच्च न्यायालय के सामने आर्गू करे। हालांकि ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि कोई भी याचिकाकर्ता वकील के माध्यम से ही अपनी बात को न्यायालय के समक्ष रख सकता है। हर याचिकाकर्ता को यह अधिकार होता है कि वो या तो स्वयं अपनी बात को माननीय न्यायालय के सामने रखे या अधिवक्ता के माध्यम से अपनी बात को न्यायालय के समक्ष रखे। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि शायद हो सकता है कि ममता बनर्जी को सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं पर विश्वास ना हो। शायद वो ये समझती हो कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता इस लायक नहीं है कि वे उनका केस माननीय न्यायालय के समक्ष उचित रूप से रख सकें। जहां तक एसआईआर का सवाल है, एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है। ये केवल पश्चिम बंगाल में ही नहीं हो रही है, बल्कि देश के अनेक राज्यों में हो रही है और एक साथ हो रही है। परंतु अन्य किसी राज्य से इस प्रकार का कोई विरोध सामने नहीं आ रहा है। एसआईआर में अगर समय कम दिया गया है तो उस पर आपत्ति की जा रही है। एसआईआर की प्रक्रिया सतत प्रक्रिया है और 2003 के बाद पहली बार स्वतंत्र भारत में एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है। पहले भी 10-12 बार एसआईआर की प्रक्रिया हो चुकी है। तो जहां तक एसआईआर की प्रक्रिया का प्रश्न है, ये एक वैधानिक प्रक्रिया है, इसमें किसी को प्रश्न उठाना अधिकार नहीं है। दूसरी बात, मैं ये जानना चाहूंगा कि एक घर में मान लीजिए 5 सदस्य हैं। 5 सदस्यों को आपस में ये जानकारी नहीं होती है कि वो किस राजनीतिक पार्टी को वोट देने जा रहा है या किस राजनीतिक पार्टी को वोट देगा। तो बीएलओ कैसे ये अंदाज लगा सकता है कि ये बीजेपी का वोटर है या ये कांग्रेस का वोटर है या ये सपा का वोटर है। तो ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि हमारे वोटरों को काटा जा रहा है। प्रश्न ये है कि बीएलओ को कैसे पता कि ये वोटर आपका है। तीसरी बात ये कि संवैधानिक प्रक्रिया में आप प्रोसीजर पर तो आपत्ति उठा सकते हैं, परंतु प्रक्रिया तो होनी ही होनी है। और सुप्रीम कोर्ट पहले भी जब बिहार का मामला सामने आया था तब भी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि एसआईआर प्रक्रिया रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल्स एक्ट के अंतर्गत एक सतत प्रक्रिया है और एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसको चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से कर रखा है। तो मैं नहीं समझता कि ममता बनर्जी जी को अपना केस माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने खुद लड़ने की क्या जरूरत आ पड़ी। ना तो वो गरीब हैं, होता है ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति के पास सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता को फीस देने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो वो स्वयं याचिका को आर्ग्यू कर सकता है। परंतु इस मामले में ना तो माननीय ममता बनर्जी जी के पास धन की कमी होगी, और दूसरी बात ये कि सर्वोच्च न्यायालय के जो अधिवक्ता हैं, एक से एक विद्वान अधिवक्ता हैं, बड़े प्रकांड विद्वान हैं, वे ममता बनर्जी
की बात को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के साथ कानूनी रूप से और अच्छी तरह रख सकते थे। एक सामान्य नागरिक को न्यायालय की प्रक्रिया के बारे में बहुत गहन जानकारी नहीं होती है और बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि जिनको आर्गू नहीं किया जाना चाहिए और जो बहुत से बिंदु ऐसे होते हैं महत्वपूर्ण बिंदु जिन पर आर्गूमेंट किया जाना चाहिए जी। तो अगर उन्होंने स्वयं याचिका पर बहस करने का निर्णय लिया है तो ये मैं तो ये कहूंगा कि स्वागत योग्य है, परंतु इसकी आवश्यकता नहीं थी। जी। जैसे मित्तल अगर हम बात करते हैं तो जिस प्रकार से आज सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी द्वारा जो दलीलें दी गई उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहीं न कहीं चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए 2 दिनों में जवाब मांगा है। तो क्या ये ममता बनर्जी के लिए एक एडवांटेज है और साथ ही चुनाव आयोग के लिए एक डिसएडवांटेज है? जी नहीं, ना ये किसी के लिए एडवांटेज है ना किसी के लिए डिसएडवांटेज है, बल्कि एक सामान्य प्रक्रिया है कि जब भी कोई याचिका दाखिल होती है और न्यायालय अगर ये समझती है कि इस याचिका पर सुनवाई होनी चाहिए तो ऐसी दशा में न्यायालय विपक्षी पार्टियों को नोटिस भेजती है, क्योंकि बिना सुनवाई बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए कोई निर्णय नहीं किया जाता है। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है, इसमें किसी के लिए एडवांटेज या डिसएडवांटेज की स्थिति नहीं बनती है। जी। जैसे मित्तल अगर हम बात करते हैं तो आज सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि जो चुनाव आयोग है वो कहीं ना कहीं व्हाट्सएप आयोग बन गया है। तो ऐसा आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ये संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग उसका भी एक अपमान करने का प्रयास है? देखिए, ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश की अधिकतम विपक्षी पार्टियां संवैधानिक संस्था बदनाम कर रही है और दूसरी बात यह है कि अगर वो चुनाव आयोग पर आरोप नहीं लगाएंगी तो फिर उनकी याचिका सुनवाई कैसे होगी। परंतु आरोप लगाना अलग चीज है, आरोप सिद्ध करना दूसरी चीज है। आरोप आप किसी पर भी कोई भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उस आरोप को सिद्ध तो करना पड़ेगा। आपको ये बताना तो पड़ेगा माननीय न्यायालय को कि चुनाव आयोग क्या मनमानी कर रहा है। आपको ये बताना पड़ेगा चुनाव आयोग को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, कि चुनाव आयोग किन प्रक्रियाओं का पालन नहीं कर रहा है। आपको यह भी बताना पड़ेगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कि चुनाव आयोग किस प्रकार से निष्पक्षता से कार्य नहीं कर रहा है। केवल ये आरोप लगा देना कि निष्पक्षता से कार्य नहीं कर रहा है ये पर्याप्त नहीं होगा, आपको इसके बारे में प्रमाण भी देना होगा। जी। जैसे मित्र आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि हम संविधान को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि इस तरीके की जो दलीलें हैं उसका आगे होने वाले सोमवार को सुनवाई उस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे अन्य विपक्षी पार्टियां हों, इनके एक जुमले हो गए हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है, संविधान को समाप्त किया जा रहा है, संविधान को नष्ट किया जा रहा है। ये जुमलेबाजी है। संविधान को किस प्रकार से उल्लंघन किया जा रहा है ये आपको बताना तो पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी भी रोज कहती है, सोनिया गांधी जी भी रोज कहती हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है, संविधान को पलटा जा रहा है। तो सिर्फ नारेबाजी से या जुमलेबाजी से कोई कार्य नहीं चलेगा। आपको बताना पड़ेगा कि कहां संवैधानिक प्राविधानों का दुरुपयोग हो रहा है या कहां संवैधानिक प्राविधानों का उल्लंघन हो रहा है। मात्र ये कह देने से कि संविधान को बचाने के लिए हम आए हैं, संविधान कहीं नहीं जा रहा। हमारा संविधान बहुत मजबूत संविधान है। हमारा संविधान भारत के 290 प्रबुद्ध जो नेता थे उनके द्वारा विरचित है, उनके द्वारा आत्मार्पित है। तो हमारे संविधान में एक एक क्लॉज पर जब भी 290 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उनमें गहन विचार विमर्श होता था, खुल करके बातचीत होती थी और खुल करके उस पर प्रक्रिया अपनाई जाती थी। तो संविधान बहुत मजबूत स्तंभ है। भारत का जो संविधान है वो शायद दुनिया के सबसे श्रेष्ठ संविधानों में से है और इसकी हत्या तो क्या, इसमें इस तक खरोंच भी नहीं आ सकती। हाँ, इतना जरूर है कि वर्ष 1976 में जब इमरजेंसी लगी थी तब संविधान का गला घोटने का कार्य किया गया था, संवैधानिक संविधानों का उपयोग किया गया था। तो संवैधानिक संविधानों का दुरुपयोग तो हो सकता है, परंतु संविधान की ना तो हत्या हो सकती है, ना संविधान का उल्लंघन किया
है और इसीलिए न्यायपालिका सर्वोच्च है। न्यायपालिका इस बात कहेगी कि क्या संवैधानिक प्राविधानों को कोई उल्लंघन हो रहा है या संवैधानिक संस्थाओं का कोई दुरुपयोग हो रहा है या संवैधानिक प्राविधानों का कोई दुरुपयोग हो रहा है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस काम के लिए सक्षम है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसको अच्छी तरह देखेगी। जी, जैसे मित्र आपने हमारे लिए समय निकाला और महत्वपूर्ण जानकारी मुझसे साझा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।